हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से समझिएगा। और उम्मीद है दोस्तों पिछली जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली के करंट अफेयर्स सेंड किए जाते हैं। और आप मान के चलिए, अगर आप उन करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो आपका जो कोई सी भी एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर आता है तो उससे आपका बाहर नहीं होगा। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत के तटीय मैदान। दोस्तों, तटीय मैदान, इसकी जो प्रक्रिया है कि जो मैदान है, मैदान की प्रक्रिया है, कैसे बनते हैं मैदान, इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू देख सकते हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी की अन्य बहुत सारी वीडियो है जो कि जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हमने पूरी डीप से पढ़ी है, जिससे आपका किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा। तो आप उन्हें देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो भारत की जो तटीय सीमा है उसकी कुल लंबाई दोस्तों 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। और ये दोस्तों, ये जो लंबाई है केवल भारत के उसकी है, मतलब जो भारत है, कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये जो भारत है इसके जो तटीय जो सीमा है पूरी, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। यहाँ दोस्तों, ये जो जितने भी जो द्वीप है, अंडमान निकोबार, नहीं, इन सभी की लंबाई नहीं मिलाई गई है। अगर हम इनकी भी लंबाई मिला लें तो इसकी जो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई होती है 7516 किलोमीटर, 7516 प्लस 16.16 किलोमीटर, इतनी इसकी कुल लंबाई है अगर द्वीप समूह को मिला ले जाए। अगर नहीं मिलाते हैं तो 6100 6100 किलोमीटर। तो ये भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है। और अगर हम देखें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ स्थित है, तटीय जो सीमा है सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों, पहला है गुजरात, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। तो ये इन चारों राज्यों में सर्वाधिक तटीय सीमा है भारत की। भारत के तटीय मैदान को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो जो कि पहला है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों निर्माण की प्रक्रिया कि मैदान कैसे बनते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी भी है तो एक और बार आपका कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, जो मैदान की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबी होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ये मैदान बनते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो उत्तर में हमारे जो हिमालय है पूरा पर्वत, वह, और इसके अलावा जो प्रायद्वीप का पठार है, प्रायद्वीप के पठार और हिमालय पर्वत के मध्य आपको पता होगा कि पहले बहुत बड़ा एक गर्त पाया जाता था, जो गड्ढा, इसे हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में गड्ढा, यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा पाया जाता था। तो जिस जगह आज मैदान है, तो वो दोस्तों ये मैदान बना कैसे, इसकी प्रक्रिया हम आज जानने वाले हैं। तो ये मैदान ऐसे बना है दोस्तों कि जो पहले ये गड्ढा था, हिमालय से जैसे जैसे नदियाँ निकलती थी, ग्लेशियर वगैरह जो पिघलते थे, जिसकी वजह से नदियाँ निकलती थी, तो नदियाँ जैसे जैसे नीचे आती थी, तो दोस्तों आपको पता है नदी जब नीचे आती है, चट्टानों जो होते हुए आती है, तो अपने साथ कई सारी पत्थर है, मिट्टी है, बालू, ये सभी अपशिष्ट जितने भी पदार्थ है ये सभी लाती हैं। और यह जो सामने ये जो गड्ढा था इसमें जमा करती गई कई सालों पश्चात। तो ये जो गड्ढा है वह भर गया और आज हम देख सकते हैं इसकी जगह पूरा मैदान है। तो ये थी मैदान की प्रक्रिया कि जब नदी बहती है तो नदी अपने साथ कई सारे मिट्टी, पत्थर वगैरह लाती है, जिसके कारण एक गड्ढा भर जाता है। और गड्ढा भरने के पश्चात जो एक समतल मैदान का निर्माण होता है, एक समतल ज़मीन का निर्माण होता है, जिसे हम मैदान कहते हैं। तो वही मैदान। और दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जितने भी मैदान होते हैं ये किसी न किसी नदी के दोआब में होते हैं, यानी कि दोआब वह क्षेत्र जो कि दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, दो नदी के बीच वाला क्षेत्र को हम कहते हैं दोआब। क्योंकि जब नदी बहेगी तभी तो गड्ढे भरेंगे, और गड्ढे भरेंगे तो मैदान का निर्माण होगा। तो दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब, वहीं होता पाया जाता है मैदान। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान।
पश्चिम तटीय मैदान। दोस्तों जो पश्चिम तटीय मैदान जो है इसका जो ढाल है बहुत तीव्र है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पश्चिमी जो घाट है, यानी कि ये भारत बनाया हमने दक्षिण भारत, ये जो पश्चिमी घाट जो है दोस्तों इसका जो ऊंचाई है अपेक्षाकृत पूर्वी घाट की ऊंची है। तो ये जो पश्चिम घाट है इसकी ऊंचाई अधिक है और इसकी जो पूर्वी घाट जो है इसकी ऊंचाई कम है, जिसके कारण दोस्तों कई सारी नदियाँ निकलती है पूर्वी घाट से, पश्चिम घाट से दोस्तों। तो कई सारी नदियाँ, ये मान लीजिए पश्चिम घाट है और ये पूर्वी घाट है, तो कई सारी नदियाँ जो हैं यहाँ से निकलती हैं, जिसके कारण नदियाँ निकलती हैं और नदी अपने साथ जब जाती है तो अपने साथ कई सारे पत्थर, कंकड़, मिट्टी, बालू ये सब लाती हैं। तो जिसके कारण दोस्तों ये जो पूर्वी तट जो है इन नदियों के कारण काफ़ी कटा फटा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये जो पूर्वी तटीय जो है ये काफ़ी कटा फटा है और इसके मैदान भी निरंतर सतत नहीं है, वो भी बीच बीच में कटे हुए हैं। तो जैसे कि ये ढाल इधर है, ये दोस्तों इसका जो पश्चिम घाट जो है, पश्चिम में हम कह सकते पर्वत जो पश्चिम तटीय मैदान, इसके पास जो है दोस्तों ये जो पश्चिम का भाग है इसका ढाल बहुत सीधा है, यानी कि यहाँ बहुत खड़ा ढाल है, जिसके कारण नदी जो है सीधे इसमें समुद्र में गिर जाती है और ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैदान नहीं है। अगर हम देखें पूर्व में, यानी अगर हम देखें पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर दोस्तों पश्चिम की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत मैदान है, भले वहाँ कटे फटे मैदान है, पर इसकी चौड़ाई जो है पूर्वी तटीय जो मैदान की जो चौड़ाई है पश्चिम तटीय मैदान से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो ढाल है सीधा है और यहाँ जो ढाल है ऐसा कह सकते हैं यहाँ ढाल अपेक्षाकृत इसकी सीधा नहीं है। तो इसके कारण यहाँ बड़े बड़े मैदान हैं और जैसे कि पश्चिम तटीय मैदान का ढाल सीधा है। इसके अलावा दोनों घाट में ऊंचा है। जो पश्चिम का जो ढाल है या पश्चिम का जो तटीय मैदान हम कह सकते हैं, ये दोनों घाट की अपेक्षा ऊंचा है और अधिक विधिवत है। अधिक विधिवत दोस्तों जैसे कि जो पूर्वी घाट जो है, यानी कि ये जो पूर्वी घाट है ये कटा फटा है और पश्चिम घाट जो है ये निरंतर है। तो ये, और इसके अलावा दोस्तों चौड़ाई कम है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जिसका जो ढाल खड़ा है इसके कारण नदियाँ डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी निर्माण के कारण दोस्तों इसका जो मैदान काफ़ी संकरा है, हम कह सकते हैं मैदान काफ़ी छोटा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। और अगर हम दोस्तों इसकी बात करें कि जो पश्चिम जो तट है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, एवरेज हाइट वह 64 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है। इसके अलावा हम देखें इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कि जो पश्चिम जो तटीय मैदान है दोस्तों इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये दोस्तों कच्छ की खाड़ी से, गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी जहाँ ताप्ती नदी गिरती है वहाँ से लेकर दोस्तों कन्याकुमारी के अंतरीप तक, तमिलनाडु में जो कि स्थित है, तो वहाँ तक इसके पश्चिम तटीय मैदान है। तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस घाट की सर्वाधिक चौड़ाई हम देखें कि इस घाट की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ स्थित है, तो वह है दोस्तों नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि निर्माण की प्रक्रिया में कि जब नदी आती है अपने साथ तो कई सारे पत्थर, मिट्टी लाती है और एक जगह जमा करती है, जिसके कारण मैदान का निर्माण होता है। क्योंकि नर्मदा और तापी नदी जो है पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं और ये पश्चिम में गिरती है, और क्योंकि बंगाल की खाड़ी में तो नहीं गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने के कारण दोस्तों ये नदी के आसपास जो मैदान बनता है वो काफ़ी चौड़ा है अपेक्षाकृत इसके, कि जो दक्षिण में अन्य मैदान है इसकी अपेक्षा जो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो गिरती है इसके आसपास का मैदान ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ नदी है और नदी के कारण ही बनते हैं मैदान। नदियों की छोटी व तीव्रगामी है। यहाँ की जो नदियाँ हैं, जो पश्चिमी घाट की जो है दोस्तों, पश्चिम घाट की नदियाँ जो हैं ये काफ़ी तीव्र हैं, क्योंकि इसका ढाल तीव्र है, जिसके कारण नदी इसमें गिरती है अरब सागर में। तो नदियाँ छोटी व तीव्रगामी हैं। नदियाँ मुहाने पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं। दोस्तों आपको पश्च जल पहले आपको बता देते हैं पश्च जल क्या होता है। दोस्तों पश्च जल कुछ नहीं ऐसा होता है कि
अगर आप देखा होगा उड़ीसा में जो कि चिल्का झील, वह क्या है, वह भी एक पश्च झील है। पश्च झील दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो समुद्र का पानी, यानी कि जो समुद्र का पानी अगर किसी कारणवश या किसी जो होता है रेत या वगैरह है, रेत है या जैसे कि, तो ये जो दोस्तों लेगुन झील है पश्चिम में उड़ीसा में जो स्थित है, लेगुन झील, चिल्का झील जो कि लेगुन झील है। और लेगुन झील को ही दोस्तों कहते हैं कहाँ गए, पश्च जल। पश्च जल द्वारा निर्मित पश्च जल हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो समुद्र का जो पानी है, जो पानी है यह ज़मीन में प्रवेश कर जाता है किसी भी माध्यम से, जैसे कि हम कह सकते हैं रेती है, रेती के अलावा और रेती के अलावा दोस्तों प्रवाल भित्ति, इनके कारण अगर दोस्तों जो समुद्र का जो पानी है, समुद्र का पानी अगर ज़मीन में प्रवेश कर जाता है तो उसे कहते हैं पश्च जल या लेगुन झील, लेगुन कहते हैं उसे। तो लेगुन झील का उदाहरण है दोस्तों पूर्व में चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, तो इसका भी याद रखिएगा। तो ये होता है दोस्तों पश्च जल। तो यहाँ काफ़ी पश्च जल पाए जाते हैं पश्चिम तट पर, जिसे केरल में कयाल कहते हैं, क्योंकि स्थानीय भाषा के कारण शब्दों अलग अलग नाम होते हैं। तो केरल में दोस्तों इसे कयाल कहते हैं। और पश्चिम घाट का मैदान जो है दोस्तों पूर्वी घाट के मैदान से कम चौड़ा है, और इसका रीज़न तो हम आपको बता ही चुके हैं, क्योंकि जो इसका ढलान जो है इसके कारण तो कम चौड़ा है, क्योंकि नदियों का ढाल तीव्र होने के कारण अपशिष्ट पदार्थ जमा नहीं हो पाते हैं, यानी कि जो रेती है, कंकड़ है, पत्थर है, ये सभी जमा नहीं हो पाते हैं, डायरेक्ट ये समुद्र में गिर जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ मैदान का निर्माण नहीं हो पाता है। अगर हम इसका विस्तार देखें कि जो पश्चिम तट जो है, पश्चिम तटीय मैदान जो है, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये दोस्तों विस्तार इसका अरब सागर के समानांतर है। अरब सागर के समानांतर है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, ये हम कह सकते हैं तापी नदी के मुहाने से और कन्याकुमारी तक स्थित है पश्चिम तट। और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर है पश्चिम तट की लंबाई। और अगर हम इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो वो है 1000 से 1300, तो ये इसकी एवरेज ऊंचाई है। और इसकी अगर हम प्रमुख चोटी की बात करें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम जो घाट है या पश्चिम तटीय मैदान है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है या प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, तो वह है कुद्रेमुख, हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर, ये इसकी प्रमुख चोटी है दोस्तों। हाँ, इसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमने अभी पश्च जल समझाया आपको। इसके अलावा दोस्तों ये जो पश्च जल है झील के टॉपिक में हमने आपको अच्छे से बताया गया है कि अगर आपने झील का जो टॉपिक हमें नहीं देखा होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपको फुल डिटेल से बताया है जो झीलें, और इसके अलावा दोस्तों नई नई झीलें और उनके नाम जो परिवर्तन हुए हैं या उनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे पहले, तो वह सब भी हमने आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो सर्वोच्च चोटी की बात आता है हमारे सामने दोस्तों गुजरात का मैदान है, जो कच्छ का मैदान है, इसे दोस्तों कठियावाड़ भी कहते हैं, कठियावाड़ या सौराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं, किसे, कच्छ के मैदान को। कोंकण तट जो कि दमन से लेकर गोवा तक स्थित है, यहाँ की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। जो गोवा से लेकर जो महाराष्ट्र जो कि दमन है वहाँ तक अगर जो पश्चिम तट में वर्षा होती है मानसूनी वर्षा, यहाँ इसी कहते हैं आम्र वर्षा। सभी जगह अलग अलग कहते हैं, कहीं कॉफ़ी और ऐसे बहुत सारे हैं। और अगर राजस्थान में देखो तो मावट वगैरह ये सभी कहते हैं। तो आम्र वर्षा ये होती है दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र वगैरह में होती है, क्योंकि बस नाम परिवर्तन है। यहाँ दोस्तों साल और सागवान वनों की अधिकता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो कि कौन से वृक्ष ज़्यादा उगते हैं तो वह हैं साल और सागवान। यह जो दोनों वृक्ष हैं ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिम तट में। इसके अलावा कन्नड़ का जो मैदान है वो गोवा से मंगलुरु तक, जो कि मंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है, गोवा से मंगलुरु के तट तक कन्नड़ मैदान है।
यहाँ मानसूनी वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। चेरी ब्लॉसम गोवा से मंगलुरु, और आम्र वर्षा दमन से जो लेकर गोवा तक। और अगर हम देखें दोस्तों कि जो यहाँ प्रमुख खेती का किस चीज़ की होती है, तो वो है दोस्तों गरम मसाला, सुपारी, नारियल आदि, इन सभी की खेती बहुत होती है, गरम मसाला, सुपारी और नारियल की। और इसके अलावा हम देखें मालाबार तट जो कि केरल में स्थित है, वहाँ लेगुन झील पाई जाती है। और अगर हम इसके उदाहरण देखें तो वो है बेम्बनाड है, पनामदा है, ये सभी झील के उदाहरण हैं लेगुन झील के, पश्च झील हम कह सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान पर। तो देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान दोस्तों, यह ढाल जो है इसका मंद है, क्योंकि जो ढाल जो है इसका थोड़ा सीधा ढाल है। और अगर हम इधर पश्चिम की बात करते तो इसका खड़ा ढाल है, क्योंकि जो पश्चिम की जो तटीय जो है तटीय मैदान है या पश्चिम घाट है जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, और इसका ढलान पूर्वी तरफ है। तो जितनी भी नदियाँ इस इधर से निकलती है पूर्वी पश्चिम तरफ से, तो ये सारी जो ढाल के अनुसार यहाँ जाती है पूर्व की ओर। इसका जो पूरा क्षेत्र है कटाफटा है, पूर्वी क्षेत्र कटाफटा है। और देखते हैं आगे इसकी ऊंचाई अगर बात करें हम, तो इसकी हाइट जो है पश्चिम घाट से नीचा है। और मैदान की चौड़ाई देखें दोस्तों तो वो काफ़ी अधिक है। जो पूर्व में जो मैदान है दोस्तों, इनकी काफ़ी चौड़ाई जो काफ़ी अधिक है, और इसकी पश्चिम की चौड़ाई कम है, क्योंकि जब नदियाँ आती है अपने साथ तो इनका बहाव धीरे होता है। जब ये नदियाँ पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर आती हैं, पश्चिम जो घाट है यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलकर नदियाँ दोस्तों धीरे धीरे आती है, जिसके कारण ये अपने साथ जो बालू रेत वगैरह और इसके अलावा कंकड़ जो लाती है, यह पूर्व की ओर एकत्रित करती है। एकत्रित करने के कारण यहाँ मैदान का निर्माण होता है। और यह काफ़ी चौड़ा मैदान है, हम कह सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है पूर्वी तरफ जो मैदान है उसकी पश्चिम की अपेक्षाकृत ज़्यादा है। और अगर हम इसका विस्तार देखें दोस्तों कि जो पूर्वी तट कहाँ से कहाँ तक ये विस्तृत है, तो यह है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और अगर हम देखें पूर्वी तटीय कि पूर्व में कौन सी जो मेन नदी है जिसके कारण इनका निर्माण होता है, तो गोदावरी और कृष्णा है, ये दोनों डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। तो ये दोनों नदियाँ डेल्टा बनाती है, गोदावरी और कृष्णा नदी। पूर्वी घाट की प्रमुख झील, अगर हम पूर्वी घाट पे अगर झील देखें कि कौन सी झील है, तो वह दोस्तों सबसे पहले आती है उड़ीसा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उड़ीसा। पर दोस्तों याद रखना सबसे बड़ी है, ना कि सबसे खारी। सबसे खारी तो है सांभा झील जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में काफ़ी झील लवणीय पाई जाती है, और सबसे खारे पानी की झील भी राजस्थान में ही है। यह है बड़ी झील और वह है सबसे ज़्यादा खारी झील। और इसके अलावा है पुलिकट है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ये दोनों ही झील लेगुन झील है। लेगुन जो कि पानी की पश्चिम जल के हिस्से को लेगुन कहते हैं। जो पानी जो है समुद्र से कटकर जब भूमि में प्रवेश कर जाता है या समुद्र से अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं पश्चिम जल। और दोस्तों जो झील है इन सभी की एक अलग से वीडियो हमने आपको अपलोड की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह घाट काफ़ी कटाफटा है। जो पूर्वी घाट जो है दोस्तों ये काफ़ी कटाफटा है, अर्थात असतत है, असतत मैदान है। यहाँ भी जो मैदान है यहाँ के मैदान भी असतत हैं इसी की घाट की तरह। और इसके बाद थोड़ी सी और बातें हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम देखें नदियों के तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नदियों का ढाल जो कि है दोस्तों यहाँ मंद होने के कारण, यहाँ का जो ढाल है नदियों का वह मंद है। इसके कारण इस मैदान के तट पर अनेक अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे मैदान अधिक चौड़ा है। तो ये इसकी एक वजह है चौड़ा होने की कि पूर्व जो मैदान है वो चौड़ा क्यों है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं इनकी रफ्तार काफ़ी धीमी होती है, जिसके कारण यह अपने साथ जो लाती है बालू रेत और कंकड़ ये जमा करती है, जिसके कारण मैदान का निर्माण होता है। और पूरी तटीय मैदान को दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्कल तट, फिर आता है उत्तरी सरकार तट और फिर आता है कोरोमंडल तट। तो ये 3 तट हैं जिसे हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं इस पूरी तट को इन तीनों तटों में। तो पहले आता है दोस्तों उत्कल तट।
अगर हम इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार है केवल उड़ीसा में, इसलिए इसे उत्कल तट कहते हैं। निर्माण दोस्तों, इसका निर्माण होता है महानदी द्वारा। ये जो उत्कल तट है इसका निर्माण हुआ है महानदी द्वारा। मैदान के पश्चिम भाग में चिल्का झील है, जो उड़ीसा में ही चिल्का झील है, जो कि उत्कल तट के पश्चिम में है। इसके बाद आता है दोस्तों उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट दोस्तों, इसका विस्तार है महानदी से कृष्णा नदी के बीच। जो महानदी जो है और कृष्णा नदी जो है, इनके बीच का जो क्षेत्र है वह उत्तरी सरकार तट। यह मैदान दक्षिणी उड़ीसा, ये जो उड़ीसा है, मान लीजिए उड़ीसा है तो इसके दक्षिण से और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका अगर निर्माण की बात करें दोस्तों कि उत्तरी सरकार तट का जो निर्माण है किस नदी द्वारा हुआ है, तो वो है दोस्तों गोदावरी और कृष्णा नदी। इन दोनों नदियों के कारण उत्तरी सरकार तट का निर्माण हुआ है और ये दोनों नदी के डेल्टा, इन दोनों नदी के डेल्टा से। मैदान के मध्य भाग में कोलेरू झील तथा दक्षिण भाग में पुलिकट झील है। ये जो मैदान है उत्तरी सरकार तट, इसके मध्य में ये पूरा मैदान है, तो इसके जो मध्य में है कोलेरू झील और इसके दक्षिण भाग में है दोस्तों पुलिकट झील। और यही श्री हरिकोटा द्वीप भी है, जो कि उत्तरी सरकार तट जो है यही एक द्वीप है, हरिकोटा द्वीप, जहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो उत्तरी सरकार तट में। तो इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट दोस्तों कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। जो कृष्णा नदी जो है और इसके जो कन्याकुमारी जो क्षेत्र है तमिलनाडु का, उन दोनों की जो मध्य जो भाग है, जो क्षेत्र है, ये हम कह सकते हैं जो मैदान है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। अगर इसका विस्तार देखें दोस्तों तो वह तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है कोरोमंडल तट का, वो है तमिलनाडु में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और उम्मीद है आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों इसके अलावा हम कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आपको कुछ अभी टॉपिक हो जिसमें आपको कुछ डाउट हो, तो आप उस डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। हम उसके उसे हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई सा भी टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा डाउट है, तो उसके लिए आप हमें बोल सकते हैं, अलग से हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। तो अलग से वीडियो बनाकर लाएंगे आपके लिए। और दोस्तों इसके अलावा हम अगर आपका डाउट है, आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें सेंड कर सकते हैं, जहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर नहीं तो हम तो आपके लिए हैं ही। तो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ हम रोज़ की जो डेली PDF सेंड करते हैं करंट अफेयर्स के, और जिसके अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपका कोई सा क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।